सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आत्मी ग्रीन स्कूल से आज आपको व्याकरण के बारे में जो कल हमने वीडियो में से छोड़ दिया था आगे व्याख्यात करूँगी। जय स्वामीनारायण। तो शुरू करते हैं आप ही की पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण पाठ्य पुस्तिका खोलिए अपनी के पाठ 11 क्रिया। तो क्रिया के बारे में हमने कुछ पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको व्याख्या किया था कि क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु के भेद, क्रिया के भेद और उनके भेदों के बारे में। अंततः हमने पेज नंबर 172 पर पढ़ा था कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, और यहीं पे हमने अल्पविराम दिया था। आशा है आप लोग घर पे इसका अच्छे से अध्ययन किए होंगे। तो आज हम पेज नंबर 173 173 पे शुरू करेंगे। तो मैं जैसे जैसे पढ़ते जा रही हूँ आप अपनी पाठ्यपुस्तिका में उसको मिलाइए, सुनिए और समझिए। तो क्रिया के बारे में आइए आज हम आगे जानते हैं। ये जो आपका द्विकर्मक क्रिया था उसी के उदाहरण हैं, वहीं के उदाहरण से मैं आपको शुरू करती हूँ। माँ ने किसे कहानी सुनाई? बच्चे को। ठीक है। अभिषेक ने किसे उपहार दिया? मीरा को। माँ ने बच्चे को क्या सुनाई? कहानी। अभिषेक ने मीरा को क्या दिया? उपहार। तो द्विकर्मक क्रिया के बारे में तो कल मैंने आपको अच्छे से व्याख्या कर दिया था, तो इसको हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे भी समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, मतलब सिर्फ क्रिया होती है, उसमें कर्म का बोध नहीं होता। फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती हैं। लेकिन वे क्रियाएं क्या नहीं मानी जाती हैं? अकर्मक। यानी कुछ क्रियाओं में कर्म का बोध नहीं होता है, पर क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो अकर्मक क्रियाएं नहीं मानी जाती हैं। जैसे सजल पढ़ रहा है, यहाँ पे कर्म का अभाव है। देखिए, कर्म नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कर्ता है सजल और क्रिया है पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया है। यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है, जैसे पुस्तक, कहानी या पत्र। यानी यहाँ कर्म दिख नहीं रहा, लेकिन एक अंदाज़ा, एक इनके लिखने के भाव से आपको समझ में आ जाएगा, या बताने के भाव से, कि वो या तो पुस्तक पढ़ रहा है, या कहानी पढ़ रहा है, या पत्र पढ़ रहा है। ऐसे मतलब कर्म है नहीं, लेकिन कर्म का अंदाज़ा लगाकर यहाँ पर क्रियाओं का हम अनुमान लगा सकते हैं। अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। समझ में आ गई बात? यानी जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उसमें अगर हम भाववाचक क्रिया जोड़ दें, यानी भाव जोड़ दें, जैसे मैंने ऊपर समझाया था ना कि एक भाव का अंदाज़ा लग जाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि सीता खेल रही है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या खेल सकती है। गुड़िया से खेल सकती है, बॉल से खेल सकती है, या कोई भी अन्य खिलौनों से खेल सकती है। तो जब भाववाचक क्रिया का जुड़ता है ना किसमें? अकर्मक क्रियाओं में, तो अकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया बन जाती है। यानी फिर उसमें हम कर्ता को जो होता है कर्ता और क्रिया ही देखेंगे, लेकिन कर्म का अनुमान लगा लेंगे। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, तो खेल क्या हुआ? कर्म, और खेलती है क्रिया। किस्मत क्या खेलती है? खेल। ठीक है। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्म है और क्रिया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रश्न लगाएंगे तो हमें आंसर मिलता है खेल। प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब यहाँ पर आगे क्या आपको बताया जा रहा है? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया। ठीक है। यहाँ पर क्रिया के भेद थे, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर भेद हैं क्रिया के। संयुक्त क्रिया साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया। अब यहाँ पर हम संयुक्त क्रिया के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ एक सहायक क्रिया होती है, मतलब एक क्रिया आपकी मुख्य होगी और दूसरी उसकी सहायक होगी, उसकी सहायता करेगी। तो इन दोनों के साथ मिल करके एक अर्थ स्थापित होगा, और जब दो क्रियाएं एक साथ कार्य करेंगी तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं।
तो जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती हैं, इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? मतलब दो क्रियाएं होंगी और उसके अर्थ का विस्तार कर देंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, देखिए मैं बहुत आराम से आपको व्याख्या कर रही हूँ, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह आता है दिमाग में तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। तो आज हम शुरू में क्या पढ़े? सकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि कर्म के अभाव होने के बावजूद भी हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने आज क्या पढ़ा? अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया में अगर भाववाचक क्रिया जोड़ दिया जाता है, मतलब पहले हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं लेकिन दोबारा भाववाचक क्रिया जोड़ देते हैं, तो वे सकर्मक क्रियाएं बन जाती हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, यानी दो क्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो वे उनका अर्थ विस्तार हो जाता है, मतलब उनका अर्थ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है। तो वे क्रियाएं क्या हो जाती हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे सोनिया दवाई खा रही है, मुख्य क्रिया खा और सहायक क्रिया रही है। हर्ष पिताजी बुला रहे हैं, मुख्य क्रिया बुला और सहायक क्रिया रहे हैं। मतलब इसमें एक मुख्य क्रिया होगी, एक उसकी सहायता करेगी और इन दोनों से संयुक्त क्रिया का उत्पादन होगा। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं। जैसे वह विद्यालय से आ गया, तो जो आ गया शब्द है वे संयुक्त क्रिया हुई। पृष्ठ संख्या पलटिए, पेज नंबर 174। तो हम शुरू करते हैं। दूसरा, रंजक सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वह सहायक क्रिया या रंजक क्रिया कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा। मुख्य क्रिया जब एक क्रिया के साथ जुड़ करके अपना अर्थ खो देती है लेकिन एक विशेषता लाती है उस कार्य में, मुख्य क्रिया क्रिया के साथ जुड़ती है, अपना अर्थ खो करके एक अलग ही अर्थ का निर्माण करती है, एक विशेषता लाती है, तो वे सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सब अंदर आ जाओ, मुख्य क्रिया आ और जाओ सहायक क्रिया। दुकानदार सामान दिखाने लगा, दिखाने मुख्य क्रिया और लगा सहायक क्रिया। तो हम तीसरा पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। तो ध्यान से सुनिएगा। नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आई बात? यानी जो भी क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अनुकरणात्मक मतलब उनके पीछे पीछे लग के उनके पीछे के भाव को मतलब एक तरीके से समझ लीजिए उनके पीछे जोड़कर उनका अनुकरण करके शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। प्रत्यय इन द सेंस एक शब्दांश जोड़ करके बनाई जाती है, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से फिल्म, फिल्माना, लज्जा, लजाना, बात, बतियाना, झूठ, जुटलाना, टक्कर, टकराना, लात, लतियाना। ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों से सुनिए। अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। विशेषण शब्दों से साठ, सठियाना, मोटा, मुटियाना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अनुकरण कर रही हैं, यानी उनके पीछे चल रही हैं, यानी उनके पीछे जुड़ रही हैं प्रत्यय के शब्दांश के रूप में, और वही नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। तो हमने पढ़ा संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और विशेषण शब्दों से। अब अनुकरणात्मक शब्दों से थप थप, थपथपाना, गुन गुन, गुनगुनाना, भिन भिन, भिन भिन आना, गुड़ गुड़, गुड़गुड़ाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, खट खट, खटखट आना, दन दन, दन दन आना, टिम टिम, टिमटिमाना। हमने सारे शब्द पढ़े, आपने भी ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। तो अब पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं, और ये है चौथी क्रिया। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है,
तब वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, जैसे खुशी गाय को घास खिलाती है, तो खुशी किसे घास खिलाती है? गाय को। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कर्ता स्वयं तो कर नहीं रहा है, वो तो गाय को घास दे रहा है। खा कौन रहा है? गाय। तो जब कर्ता कार्य स्वयं न करके अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब इसमें वो जो खुशी है वो गाय को घास खाने के लिए प्रेरित करी और गाय घास खा रही है, तो इस टाइप की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक मतलब जिनके अर्थ के रूप में कोई प्रेरणा दिखे तो वे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है, तो अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है, यानी पक्षियां क्रिया कर रही हैं, वो दाना खा रही हैं, तो ये क्या हुई? प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब पृष्ठ संख्या 175 175 पे जाइए, तो यहां पर हम पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए। इन दोनों वाक्यों में खिलाती और डालता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है। तो मैंने बताया था ना आपको कि देखो वो खुद कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे एक है वो गाय को खाना खिला रही है, एक चिड़िया को दाना डाल रहा है, तो कार्य कौन कर रहा है? गाय और चिड़िया, यानी दूसरा इंसान क्रिया कर रहा है, कोई अन्य क्रिया कर रहा है। तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक करवाती हैं जो इंसान दूसरों से करवाता है। ठीक है, उदाहरण, रोहन जूस पीता है स्वयं। अगर हम बोलेंगे रोहन जूस पी रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो खुद पी रहा है। लेकिन माँ रोहन को जूस पिलाती है तो ये प्रेरित होकर, यानी माँ से प्रेरित होकर रोहन जूस पी रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गई। तो इन दोनों स्थितियों में रोहन जूस पी रहा है, लेकिन एक में वो स्वयं पी रहा है और एक में उसको उसकी माँ पिला रही है। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि प्रथम वाक्य में वह स्वयं जूस पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर जूस पी रहा है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के कर्ता हैं, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता और प्रेरणा प्राप्त करने वाला यानी प्रेरित कर्ता। तो प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता कहलाएगा और प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित कर्ता। तो समझ में आ रही है बात? और ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। अब सुनिए, उसके भी दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद किस प्रकार के? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में यहाँ कहा गया है कि जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो करता है वो स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं, कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, इसमें अध्यापक स्वयं बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन माँ बच्चे को नहलाती है, तो कर्ता स्वयं बच्चे को नहलाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया ही हुई। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, मतलब वो अब जैसे उसमें अध्यापक स्वयं कर रहा है, लेकिन अभी इसमें क्या बता रहा है कि वो स्वयं सम्मिलित नहीं है। ठीक है, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब ये क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं। अब देखिए उसमें अध्यापक स्वयं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें किसको बोल रहे हैं? वो समीर को। तो समीर को बोल रहे हैं तो इसमें वो दूसरे से कार्य करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक स्वयं कार्य न करके समीर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रेरणा दर्जी से हेमा के कपड़े सिलवा रही है, तो प्रेरणा दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया हुई सिलवा रही है, ये हुई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि वो किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई। और प्रथम में कैसा था? कार्यकर्ता स्वयं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अध्यापक स्वयं पढ़ा रहे हैं लेकिन अध्यापक किसी और को बोल रहे हैं कि भैया तुम पढ़ा दो, तो दोनों में अंतर समझ में आ रही है ना बात? ये हुई प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्य उदाहरण। क्रिया लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक में लिखाना, लेकिन द्वितीय में क्या हो जाएगा? लिखवाना। समझ में आ रही है बात? पीना, पिलाना, पिलवाना, सीखना, सिखाना और सिखवाना, खाना, खिलाना और खिलवाना। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार जब प्रथम करता है तो वो स्वयं करता है। जैसे कि अगर मान लो किसी को खाना खिलाता है तो स्वयं के लिए खिलाना बोलेगा, लेकिन अगर वो किसी और के थ्रू खिलवाता है तो उसे बोलेंगे खिलवाना। अब इसी श्रृंखला में अगला पृष्ठ पलटिए, पृष्ठ संख्या 176 176।
तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिया, परम प्रणर्थक क्रिया और द्वितीय प्रणर्थक क्रिया। बोलना, बुलाना, बुलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको सारे शब्द अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर मैं पढ़ूंगी, आप वहाँ अपनी बुक में देखेंगे, मिलाएंगे, तो आपको शब्द रिपीट होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खेलना, खिलाना, खिलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। समझ में आ रही है बात? क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो बच्चों क्रिया के बारे में आपने 4 पढ़ा, 4 भेद। अभी एक और पढ़िए, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे नाना जी फल खरीद कर घर आए। अच्छा, अब इस क्रिया के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा कि ये क्रिया ना, जब आप कोई क्रिया कर रहे हो ना, तो उसके पहले जो क्रिया हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से उदाहरण देखिए। इसमें नाना जी क्या कर रहे हैं, पहले फल खरीदे और फिर घर आए हैं। तो यहाँ पर जो फल खरीदे हैं ना, वो पूर्वकालिक क्रिया हुई, और जो घर आए हैं वो मुख्य क्रिया हुई। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई कि उन्होंने फल खरीदा, यानी वो घर आने के पहले फल खरीदे हैं, यानी वो पहले कार्य किए हैं, वो क्रिया पहले हुई है ना, तो वो हो गई पूर्वकालिक। और बाद में वो क्या किए, घर आए, जो कि मेन क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है कि उनको घर आना ही था, लेकिन घर आने के पहले उन्होंने क्या किया, फल खरीदा। तो इस प्रकार फल खरीदना पूर्वकालिक हुआ और घर आना मुख्य क्रिया। सेम उसी संदर्भ में, ठीक उसी संदर्भ में, विपुल ने दौड़कर गेंद उठाई, तो दौड़ा फिर गेंद उठाई, तो जो वो दौड़ा है वो पूर्वकालिक क्रिया है और जो गेंद उठाई है वो मुख्य क्रिया। यानी उसको क्रिया गेंद उठाने की करनी थी, लेकिन उसके पहले उसने दौड़ा, वो एक क्रिया हुई, तो वो क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया। इन वाक्यों में खरीद कर या दौड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं मैंने समझाया। अभी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये घर आए तथा उठाई मुख्य क्रियाओं से पहले घटित हो रही है। उदाहरण, गरिमा घर आकर खेलने जाएगी, मैना उड़कर पेड़ पर बैठ गई, बेटा थोड़ा पढ़कर चले जाना और मानसी खाकर सोने चलेगी। इसमें देखिए हर मुख्य क्रिया के पहले क्रिया हो रही है। ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो अब हम आज के पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार क्रिया में एक संयुक्त क्रिया है, प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया का हमने भेद पढ़ा था, संयुक्त क्रिया। दूसरा हमने पढ़ा सहायक क्रिया, फिर तीसरा नाम धातु क्रिया, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के भी हमने 2 भेद पढ़े, प्रथम और द्वितीय। उसके बाद हमने 5वां पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया। तो हमने क्रिया की ये प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 भेद पढ़े, उनकी व्याख्या पढ़ी और उनके उदाहरण पढ़े। तो इस प्रकार हमारा ये क्रिया का जो पाठ है आज संपन्न होता है, पूर्ण होता है। तो आशा है मैंने जो भी आपको इसका अध्ययन कराया, जो व्याख्या की, वो आपके समझ में आई होगी। आप घर पे इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आगे हम इसका आपको भाषा अध्ययन एक्सरसाइज करवाएंगे और इस पाठ से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको दोहराएंगे। फिर कुछ आपको छोटे छोटे होमवर्क देंगे जो आप करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, जो छोटे छोटे आपको पाठ अध्ययन और भाषा अध्ययन होंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो क्रिया के बारे में आप अच्छे से घर पे पढ़ना, समझना, उनके उदाहरणों को भी देखना, और जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो आपको दोबारा दोहराएगा और वो कंठस्थ हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय स्वामीनारायण।